जय हिंद। आज मैं जीके जीएस का क्वेश्चन लाया स्टूडियो में। टोटल 40 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे कि तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। राइट ऑप्शन पहला का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर दूसरा नंबर पूछ रहा है कि तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित हुए थे तो मोहम्मद गौरी हुए थे। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और द्वितीय हुआ था 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के हाथे मोहम्मद गौरी पराजित हो गए थे। तो राइट ऑप्शन एक करेक्ट होगा दूसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है तीसरा नंबर कि चौसा के युद्ध बीच में लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था और 1539 में लड़ा गया था। याद रखना, बिहार के चौसा में हुआ था। याद रखना, बिहार के चौसा में युद्ध हुआ था 1539 इसमें, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, चौथा नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ी गई थी। राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 में और तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 में। 3 युद्ध लड़े गए थे पानीपत के। पानीपत हरियाणा राज्य में स्थित है, ये भी बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 5 नंबर यहाँ पे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु पूछ रहा है, तो याद रखना धातु में हो जाएगा एल्युमिनियम। अगर यहाँ पे तत्व पूछता तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सी है, तो हो जाता ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे धातु तत्व पूछा है, तो राइट ऑप्शन एल्युमिनियम करेक्ट होगा। 5 का बी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर तथा इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो याद रखना, इलेक्ट्रिक हीटर का तार और इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में सबसे भारी धातु नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नाइक्रोम एक मिक्सर धातु है, याद रखना, निकेल क्रोमियम और आयरन का। निकेल क्रोमियम और लोहा, जिसे आयरन बोलते हैं लोहा को, इन सभी का मिश्र धातु है नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 7 नंबर यहाँ पे कि क्लोरोफिल नामक वर्णक में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल नामक वर्णन में कौन सी धातु उपस्थित होता है? तो याद रखना मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है क्लोरोफिल नामक वर्णक में। राइट ऑप्शन मैग्नीशियम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सी है? तो याद रखना सिल्वर बोरोमाइड। सिल्वर बोरोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेट पर किया जाता है, जो प्रकाश संवेदी यौगिक है। 8 का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 9 नंबर यहाँ पे कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सी है? तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कांसा हो जाएगा। और यहाँ पे पूछता है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम धातु कौन सा होता है? तो मिश्र धातु पूछता है तो कांसा हो जाता है, धातु पूछता है तांबरे हो जाता है। याद रखना मिश्र धातु कांसा है। करेक्ट ऑप्शन 9 का डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 10वां नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसमें एक क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो निम्नलिखित युग्मों में से सबसे हल्की धातु सबसे भारी धातु को पहचान करना है। तो लिथियम सबसे हल्की धातु है, ऑसियम सबसे भारी धातु है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लिथियम एवं ऑसियम। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सबसे हल्की तथा सबसे भारी धातु में। ऑप्शन दांसवा का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 11 नंबर के क्षार वह पदार्थ हैं जो प्रोटॉन का ग्रहण करते हैं। क्या प्रोटॉन का ग्रहण करते हैं? क्षार पदार्थ कहलाते हैं। 11 का ऑप्शन भी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। क्या? हाइड्रोजन आयन। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 13 नंबर की रक्त का पीएच मान होता है।
तो याद रखना रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। याद रखना रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये भी बात याद रखना। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो लॉर्ड एस्टिनर बिनर ने रक्त परिवहन की खोज किए थे, ये भी बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 14 नंबर कि लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय तब वह क्या कहलाता है? तो लिटमस पत्र जब न तो अम्लीय है न ही क्षारीय है तो वह समय बैंगनी कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंगनी कहलाता है। ऑप्शन 14 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 15 नंबर यहाँ पे कि सिरका का मुख्य घटक क्या है? तो सिरका का मुख्य संघटक या घटक एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH होता है, बात याद रखना। इसी सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है 16 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? तो याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, दूध मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो है, याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो है उच्च मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है 17 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से धातुओं का भौतिक गुण है। तो निम्नलिखित में से धातुओं का भौतिक गुण है तो सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस होते हैं, ये आघात वर्धनीयते होते हैं, ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये तीनों धातुओं के भौतिक गुण है तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। धातुओं के भौतिक गुण के एग्जाम्पल है, गुण है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर पूछ रहा है कि सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तो याद रखना डोविनर या डोविनेटर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किए थे। जो त्रिक नियम का प्रतिपादन भी यही किए थे। याद रखना सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण डोविनेरन साहब ने। तत्वों को वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले डोबनेरन ने किए थे और त्रिक नियम भी इसी ने दिए थे, डोब रेनर साहब ने। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है 20 नंबर कि तत्वों को वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो तत्वों को वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम न्यूटन ने दिए थे। कौन? न्यूटन ने अष्टक नियम दिए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए 21 नंबर पूछ रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवार सारणी का निर्माण किया था? तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवार सारणी को निर्माण किया था? तो मेंडलीव साहब ने सबसे पहले आवार सारणी को निर्माण किया था। तत्वों को वर्गीकरण सबसे पहले डोबनेरन ने किया था, ये भी याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पूछ रहा है कि आधुनिक आवार सारणी का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवार सारणी नियम का प्रतिपादन मोसले साहब ने किए थे। सबसे पहले आवार सारणी किसने बनाया? मेंडलीफ ने। लेकिन आधुनिक आवार सारणी के नियम का प्रतिपादन मेंडलीफ ने किया। 22 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है 23 नंबर कि मेंडलीफ को आवार सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीफ ने सबसे पहले तत्वों का वर्ग आवार सारणी दिया था और लेकिन इस तत्वों को वर्गीकरण का आधार क्या था? तो याद रखना इसका तत्वों का वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान पर। किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर मेंडलीफ ने तत्वों को वर्गीकरण के आधार पर सजाया था आवार सारणी में। ऑप्शन 23 का ये सही है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है कि आधुनिक आवार सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवार सारणी किसने दिया था? मोसले ने। तो उसने तत्वों को किस आधार पर सजाया था? तो परमाणु संख्या पर सजाए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से पूछ रहा है पहला नंबर फिर से 24 को ने करा दिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एक से। तो पूछ रहा है पहला नंबर कि किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? तो याद रखना जो रोगी होते हैं मधुमेह रोग से जो पीड़ित रोगी होते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेने से मना किया जाता है। पॉलिश किया हुआ चावल और मक्का को लेने से मना किया जाता है मधुमेह रोग से पीड़ित रोगों को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा पहला का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए पूछ रहा है
कि नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है, याद रखना ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण। दूसरा का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये ज़्यादातर बीमारी बूढ़े लोगों में देखा जाता है, बूढ़े व्यक्तियों में, ये बात याद रखना। दूसरा का सी सही है। तीसरा नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। तो रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण जो करता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा तीसरा का। नेक्स्ट का क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि बीटी कल्चर का संबंधित है। तो बीटी कल्चर का संबंधित है अंगूर की खेती से। अंगूर की खेती से बीटी कल्चर का संबंधित है। ऑप्शन चौथा का सी करेक्ट होगा। बीटी कल्चर का संबंधित है अंगूर की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे दूध 4D संबंधित है। तो दूध 4D संबंधित है खरपतवारनाशी से। खरपतवारनाशी से दूध 4D संबंधित है। 5 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 6 नंबर कि किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है। तो याद रखना फास्फोरस तत्व की कमी से फीका रोग होता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। फास्फोरस का संकेत पी होता है। और फास्फोरस कितना में है, 15 में है। और फास्फोरस तत्व की कमी से फीका रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे देखिएगा कि 7 नंबर की पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखों में मौजूद किस धातु के कारण होता है। तो पटाखा जब फूटता है तो चमकता हुआ लाल रंग पटाखों में मौजूद किस धातु के कारण होता है। तो याद रखना एस्ट्रोसियम। एस्ट्रोसियम धातु को चमकता है आसमान में पटाखा का फूटने के बाद। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे 8वां नंबर कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था। तो अशमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजा था। 8 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे 9 नंबर कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 10वां नंबर कि धातु के तार में विधारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो याद रखना धातु के तार में विधारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे 11 नंबर देखिएगा कि लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबाया जाता है। तो याद रखना जस्ता के घोल में डुबाया जाता है लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है कि पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए पारासंवेदी यंत्र जिसको हम लोग किस्कोग्राफ बोलते हैं, निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था। तो याद रखना जगदीश चंद्र बसु ने पारासंवेदी यंत्र किस्कोग्राफ का निर्माण किए थे। और पौधों की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए यंत्र का नाम है पारासंवेदी यंत्र किस्कोग्राफ। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे 13 नंबर की मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित होता है। तो मानव का कशेरुकी कौन सा इसमें है। तो देखिए एटलस कशेरुकी पर मानव का संपूर्ण भार स्थित होता है। 13 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 14 नंबर यहाँ पे कि मानव डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है। तो याद रखना मानव डायफ्राम का उपयोग किस क्रिया के लिए किया जाता है। तो श्वसन के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन श्वसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है 15 नंबर की वायु में ध्वनि का वेग। याद रखना वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 16 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। तो भाप अंगार गैस उच्चतम ऊष्मीय मान से रखती है। और आप लोगों का 17 नंबर बताना है कि एक प्यूंचर क्या है। याद रखना एक प्यूंचर सुइयों के माध्यम से उपचार करने की विधि एक्यूप्यूंचर। और एक और क्वेश्चन लास्ट में मैं करा दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। और एक और यहाँ पर क्वेश्चन है 19 नंबर कि निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो इसको ऑप्शन भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछ रहा है कि एस्लैग नाम किससे दिया जाता है। याद रखना गलित सिलिकेट को एस्लैग नाम दिया जाता है। और 21 नंबर आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना है कि पायरोमीटर से मापा जाता है। तो जय हिंद। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को 3 क्वेश्चन कमेंट में आंसर बताइएगा और शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा जरूर दोस्त। आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है।